रही है और आज हम ग्रेविटेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो इसमें हम देखते हैं, अगर जैसे हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर हम जैसे बात करें बोर्ड की और ये हमारे पास है मार्कर, इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और मैं खड़ा हूँ इधर और ये बोर्ड है, इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करता है। यूनिवर्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ले लें, अगर हम अर्थ और मून को लें तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? दिस इज ए फोर्स, दिस इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two objects in the universe। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जैसे ये अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये वीक फोर्स होता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये वीक फोर्स होता है और ये मास के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर मास को अगर हम नेग्लिजिबल करते हैं, अगर मास स्मॉल मास होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड कम है मास का, तो ये फोर्स काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, तो एक तो ये होता है वीक फोर्स। ठीक है, तो वीकेस्ट फोर्स होता है और सेकेंडली एग्जिस्ट बिटवीन मासेस, ये भी कह सकते हैं डिपेंड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, सेकंड है ये डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मासेस। ठीक है, तो और इसमें अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ की इसकी, ठीक है, तो जो यूनिवर्सल लॉ है इसका, यूनिवर्सल लॉ, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है मासेस के प्रोडक्ट पे। ठीक है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो उनके मासेस के जो उनका मासेस है उनके प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मास m1 अज्यूम कर लें और एक ऑब्जेक्ट का मास m2, तो ठीक है, तो इस ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जो ये हमने मासेस लिए। जैसे अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास टू बॉल्स हैं m1 m2। ठीक है, और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है d। ठीक है, क्या डिस्टेंस है? d डिस्टेंस है। तो ये जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों मासेस के बीच का जो सेंटर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है ये हम सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो ये फोर्सेज है ये सेंटर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेंटर्स के अलोंग एक्ट करता है। ठीक है, जो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है या फिर अगर हम बात करें बोर्ड की और मार्कर की, तो इसका जो बोर्ड का जो सेंटर होगा और इस मार्कर का जो सेंटर होगा उनके बीच में ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम देखते हैं जैसे सन है या फिर अर्थ है, इनके जो इनमें भी जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये उनके सेंटर्स के अलाउंग एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम कहें कि ये जो फोर्स, इसमें हम फर्दर इसको आगे कंबाइन करके लिखेंगे फॉर्मूले को, तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। ठीक है, और इसको जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये इसको यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला है ये आ जाएगा g m1 इंटू m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो g है ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो और ये जो g है यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये जो g की वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम ये मार्कर या बोर्ड की इसमें देखें तो इस केस में भी ये g कांस्टेंट रहेगा,
और मेरे और अर्थ के बीच में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, तो उस केस में भी जी कांस्टेंट रहेगा। अगर हम किसी और प्लेनेट पर भी अगर हम जाते हैं तो उस केस में भी जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, और वो क्या रहेगी 6.673 इंटू 10⁻11, और इसकी जो यूनिट है वो क्या रहती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद इसमें हम देखते हैं, तो देखो अब इसमें हम बात करेंगे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो जो ये 10⁻11 है ये इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को काफ़ी डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें मून और अर्थ की, अब इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी कम होता है। अब ये मैग्नीट्यूड कम कैसे हो जाता है, एक तो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है जिससे इस फॉर्मूले में डिवाइड हो रहा है, तो इससे क्या है इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं मेरी और अर्थ की, ठीक है, तो हमारे बीच में जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है ये काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से मेरे और अर्थ के बीच में काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जो कि अर्थ मुझे अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम अर्थ पर ही रहते हैं। जैसे अगर हम इस मार्कर को ऊपर फेंकते हैं तो ये हमेशा नीचे ही आएगा, क्योंकि इसके बीच में और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, और अर्थ का जो मास है, ठीक है, अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और लेकिन मून के केस में अगर हम देखें तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मास तो बढ़ता है, लेकिन जो डिस्टेंस है स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता है। तो जब ये स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता है तो ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को काफ़ी कम कर देता है, ठीक है। तो जिससे जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के बीच में ये काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, और मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता उतना, ठीक है। तो इसके बाद इसमें देखते हैं हम इसके जो डे टू लाइफ के एक्सपीरियंस जो हम देखते हैं, जैसे अर्थ हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से हम अर्थ पर बाइंड रहते हैं, मतलब अर्थ से हम दूर, जैसे अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है। जैसे अगर हम मून पे, अगर हमने सुना होगा, जैसे अगर मून पर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो होता क्या है, जैसे उनको एक सूट पहनना पड़ता है, और उसमें भी आपने देखा होगा जैसे वो चलते हैं तो वो फ्रीली थोड़ा चलते हैं उसमें, ठीक है, तो वो थोड़ा फ्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल अर्थ का मास ज़्यादा होता है, मून का कम होता है, वो उसी की वजह से आता है, ठीक है। और इसमें सेकंड हमने देखा होगा जो समुद्र में वेव्स बनती हैं, ठीक है, टाइड्स जो बनती हैं सी में, वो मून के और वाटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बनती है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसकी वजह से जो टाइड्स आती हैं, जैसे समुद्र, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो गया था G m1m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 मास है बॉडी का, फर्स्ट बॉडी का, m2 सेकंड बॉडी का मास है, जो कि दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और डी उनके बीच का डिस्टेंस है। वैसे अगर हम अज्यूम करें ये हमारे पास टू बॉडीज हैं, ठीक है, वन टू, इनका मास m1 इसका अज्यूम कर लेते हैं, m2 इसको अज्यूम कर लेते हैं, और इनके जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है डी डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसको हम एनालाइज करते हैं फॉर्मूले को, तो देखो इसमें है क्या, अगर हम फॉर्म जो इसमें मास है, ठीक है, अगर हम इनके मासेस को इंक्रीज करेंगे तो इससे होगा क्या, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा इंक्रीज होगा। जैसे अगर हम m1 जो मास है इसको हम, जैसे अगर हमारे पास ये पहले 5 kg था, ठीक है, अगर इसको हम 10 kg कर दें, ठीक है, 10 kg करते हैं तो ये ट्वाइस हो गया मास, तो जो हमारे पास फोर्स आएगा यहाँ से ये भी क्या आ जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको ये पहले हमारे पास m1 था, अगर इसको हम 2m1 कर दें, ठीक है, इसको अगर हम क्या करें 2m1, तो हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस जो हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, अगर इनके डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, पहले ये डिस्टेंस d था, अगर हम इसको 2d कर दें, ठीक है, डिस्टेंस को हम क्या कर दें 2d कर दें, तो इससे जो हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा फॉर्मूले पर, जो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ से जो हमारे पास फोर्स है ये हो जाएगा G m1m2 डिवाइड बाई 2d इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब 2 बाहर आएगा इधर से तो ये हमारे पास G m1m2 डिवाइड बाई 4d स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस को ट्वाइस करते हैं तो जो हमारा फोर्स है वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ेगा, और मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर मास बढ़ता है तो फोर्स इंक्रीज होगा, और मास अगर डिक्रीज करता है तो फोर्स डिक्रीज करेगा। डिस्टेंस के केस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा, ठीक है। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास एक m1 मास है जो कि कितना है 1 kg है, m2 मास अज्यूम कर लेते हैं हम 100 ग्राम्स, ठीक है, और जो डिस्टेंस होगा टू मासेस के बीच में उसको हम अज्यूम कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। और इसमें जो हमारे पास जी की वैल्यू ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बॉडी m1 और m2 बॉडीज हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको देखो, इनको हमें क्या करना है, पहले ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जैसे ये हमें ग्राम में देखा, ये सेंटीमीटर में देखा, तो मास को हम केजी में लेंगे। जैसे ये तो हमारे पास केजी में है, इसको हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे और इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास m1 है वो तो 1 kg रहेगा, m2 ये हो जाएगा 0.1 kg, ठीक है। 100 ग्राम को डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ से जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको मीटर में करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखो जी की वैल्यू क्या होती है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई विद m1। मास हमारे पास क्या है 1 kg, ठीक है। मास क्या है 1 kg मल्टीप्लाई विद m2 जो मास है वो कितना है 0.1 kg, ठीक है। 0.1 kg डिवाइड बाई और जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है, ठीक है। तो ये 0.1, तो 0.1 मीटर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो देखो ये यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा और ये यहाँ पर 0.1 है, तो ये पॉइंट को हम इधर लेंगे तो ये इसको हम ले सकते हैं 10 टू द पावर -1, ठीक है। और ये जो 0.1 लिखा हुआ है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1, ठीक है। 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -2। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर -10 न्यूटन, ठीक है। इसकी जो फोर्स की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे पास मासेस थे 1 kg और 0.1 kg, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो कितना क्रिएट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ये काफी कम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इसको हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। जो ये टू बॉडीज है इनके बीच में ये मैग्नीट्यूड उतना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड काफी कम रहता है तो इसका इफेक्ट हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।